हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रिवीजन वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 5। सागर कृषि क्या है? सागरीय क्षेत्र में कृत्रिम विधियों द्वारा मछलियों की कतिपय प्रजातियों को कैदी बनाकर पुष्टाहार हेतु उनका प्रजनन, उत्पादन तथा विपणन को सागर कृषि कहते हैं। सागरीय स्तनधारी जंतुओं डॉल्फिन, व्हेल आदि के पालन प्रशिक्षण को क्या कहते हैं? सागर पशुपालन। किन सागरीय जंतुओं को सामरिक दृष्टि से औजारों के लाने, ले जाने एवं बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया है? डॉल्फिन एवं सूंस। सागरीय क्षेत्रों में प्रकाशित बायोम कितनी गहराई तक प्राप्त होते हैं? 200 मीटर। मछली पकड़ के वृहत्तम क्षेत्र की स्थिति कहाँ पाई जाती है? मध्य अक्षांश से भागों के महाद्वीप में मग्न तट पर। किस गोलार्ध में मत्स्य का सर्वाधिक विकास हुआ है? उत्तरी गोलार्ध में। सकल मत्स्यन में एकाकी मछलियों में प्रमुख कौन है? पेरू के तट पर एंकोवी, दक्षिणी अफ्रीकी तट पर पिल्चार्ड एवं अटलांटिक सागर की हेरिंग तथा कार्ड। सागरीय जैविक संसाधनों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वे नवीकरणीय हैं। समस्त सागरीय बायोम में हरे पौधों की शुद्ध औसत प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? 155 शुष्क ग्राम प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर। समस्त सागरीय बायोम का सकल प्राथमिक उत्पादन प्रतिवर्ष कितना है? 55 गुणा 10 की पावर 9 टन। दोबारा से बोलते हैं, दोबारा क्वेश्चन। समस्त सागरीय बायोम का सकल प्राथमिक उत्पादन प्रतिवर्ष कितना है? 55 गुणा 10 की पावर 9 टन। सागरीय जैविक स्वास्थ्य किसके समृद्धि पर निर्भर करता है? प्रवाल की समृद्धि पर। सागरीय बायोम में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। सागरीय बायोम में नेक्टन के अंतर्गत किन्हें सम्मिलित किया गया है? जल की विभिन्न गहराइयों में रहने वाले जंतुओं को। ग्वानो क्या है? सागरीय पक्षी। शार्क मछली, सेबलफिश, हैगफिश तथा ऑक्टोपस किस कोटि के सागरीय जीव हैं? बैंथम समुदाय के। गहरे सागरीय निक्षेपों में कौन सा खनिज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मैग्नीज पिंड। भारत में तटरेखा के सहारे लहर द्वारा कितनी विद्युत उत्पादन की संभावना व्यक्त की गई है? 40,000 मेगावाट। भारत में ओटक ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है? लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में मुंबई हाई से तेल विदोहन कब से शुरू हुआ? 1976 से। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का यौगिक है कि मिश्रण है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के साथ वायुमंडल किस कारण से टिका रहता है? गुरुत्वाकर्षण कारण। कार्बन डाइऑक्साइड तो जलवाष्प की मात्रा कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? 90 किलोमीटर। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑर्गन की 0.93%। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय नयनाभिराम दृश्य किस कारण उत्पन्न होते हैं? प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में अक्रिय गैसों की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 0.9347%। वायुमंडल में आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कौन कार्य करता है? धूल और नमक के कण। कितने ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। वायुमंडल की उद्भव किस काल में माना जाता है? कैम्ब्रियन युग में। वायुमंडल का सामान्य ताप ह्रास दर कितना होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। वायुमंडल में किस मंडल को संवहनी मंडल की उपमा दी जाती है? क्षोभ मंडल को। जेट स्ट्रीम किस मंडल में प्रवाहित होती है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत अथवा ओजोन मंडल स्थित है? समताप मंडल में। कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी? CO2। कौन सा वायुमंडलीय परत कभी कभी विषुवत रेखा के ऊपर लुप्त हो जाती है? समताप मंडल। रेडियो की तरंगें किस मंडल से पृथ्वी पर वापस चली आती है? आयन मंडल। वायुमंडल की समस्त जलवायु गतिविधियां किस मंडल की विशेषता है? क्षोभ मंडल की। नागरिक उड्डयन की दृष्टि से वायुमंडल की कौन सी परत उत्तम मानी जाती है? समताप मंडल। समताप मंडल की खोज किसने की थी? टिजरेंस डिबोट ने 1902 में। तापमंडल किसे कहते हैं? मेसोपॉस 80 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल विस्तार तापमंडल की भी संज्ञा से जाना जाता है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। वायुमंडल के किस परत में पराबैंगनी विकिरण का वर्णात्मक अवशोषण होता है? ओजोन मंडल में। वायुमंडल का 50% द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? 5.6 किलोमीटर तक। वायुमंडल का संगठन किस भाग में स्थिर रहता है? निचले भाग में। समताप मंडल की ऊपरी सतह पर तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस।
आयनमंडल के किस परत में दीर्घ रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है? डी परत से। आयनमंडल में किस परत से दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? डी परत से। वह वायुमंडलीय परत कौन सी है जो मानव उपयोग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल एवं वर्षण। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? फोटॉन। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर किस दर से ऊर्जा प्राप्त करती है? अर्थात सौर स्थिरांक कितना होता है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। सबसे अधिक सूर्यताप कहाँ प्राप्त होता है? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है, 23 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विविध ऊर्जा स्रोत किस ऊर्जा के परिवर्तित रूप हैं? सूर्य ऊर्जा के। सूर्य के धरातल से ऊर्जा का विकिरण किस रूप में होता है? विद्युत चुंबकीय लघु ऊर्जा तरंगों के रूप में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा कितनी होती है? 320 वाट प्रति वर्ग मीटर। ध्रुवीय क्षेत्रों में धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा कितनी होती है? 70 वाट प्रति वर्ग मीटर। एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय तथा महासागरीय भाग में से कहाँ अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है? महाद्वीपीय भाग पर। प्रभावी विकिरण क्या है? पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में होने वाले पार्थिव विकिरण को प्रभावी विकिरण की संज्ञा दी जाती है। एल्बिडो क्या है? किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परावर्तित भाग को एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी की सतह का औसत एल्बिडो कितना है? 24 से 34% के बीच। 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाती हैं तो विषुवत रेखा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें कितने अंश का कोण बनाएंगी? क्रम से बनाएंगी 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री का। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री कोण बनाती हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणें कितने अंश का कोण बनाएंगी? 47 डिग्री का। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? 24 घंटे की। विसरित दिवा प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकीर्णन तथा परावर्तन के कारण वायुमंडल से कुछ सौर्यिक ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है, जिसे विसरित दिवा प्रकाश की संज्ञा दी जाती है। सूर्य ताप के कितने प्रतिशत भाग का वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो जाता है? 14% भाग का। जलवाष्प, ओजोन एवं CO2 द्वारा। सूर्य से विकिरण समस्त सूर्यताप का कितना प्रतिशत भाग परावर्तन एवं प्रकीर्णन द्वारा आकाश में वापस लौट जाता है? सूर्य से विकिरण समस्त सूर्यताप का कितना प्रतिशत भाग परावर्तन एवं प्रकीर्णन द्वारा आकाश में वापस लौट जाता है? प्रकीर्णन द्वारा आकाश में वापस लौट जाता है, लगभग 35%। पृथ्वी के किन अक्षांशों के बीच प्रवेशी विकिरण प्राप्त ऊष्मा मतलब बहिर्गामी पार्थिव विकिरण मुक्त ऊष्मा से अधिक होता है? ये होता है 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच। पृथ्वी के ऊष्मा बजट का कितना प्रतिशत भाग वाष्पीकरण पर व्यय होता है? 19%। वायुमंडल अपनी ऊष्मा बजट का कितने प्रतिशत भाग संघनन की गुप्त ऊष्मा तथा प्रभावी विकिरण से प्राप्त करता है? क्रम से 19 एवं 6% भाग। सौर्यिक ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाता है? 49%, जिसमें 35% परावर्तन प्रकीर्णन द्वारा शून्य में वापस हो जाता है और 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है। पृथ्वी के ऊष्मा बजट कितना प्रतिशत भाग जैवमंडल द्वारा प्रयुक्त होता है? 1 से 3%। सौर्यिक लघु तरंगों तथा पार्थिव दीर्घ तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? क्रम से सौर्यिक लघु तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है 0.4 से 0.7 माइक्रोन और पार्थिव दीर्घ तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है 10 से 15 माइक्रोन। सूर्य का लघु तरंग विकिरण तथा पृथ्वी का पार्थिव विकिरण किस प्रकार के किरणों द्वारा होता है? ये होता है क्रम से पराबैंगनी किरणें एवं अवरक्त किरणें द्वारा। पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये होती है 65% टोटल। क्रम से है 17 धरातल और वायुमंडल 48%। उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों का कौन सा ढाल अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है? दक्षिणी ढाल से। ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज संचलन कैसे होता है? संवहन एवं अभिवहन द्वारा।
ऊष्मा तथा तापमान का तापमान किस में किया जाता है? क्रम से कैलोरी एवं डिग्री में। विश्व का सर्वाधिक गर्म प्रदेश कौन है? लीबिया का अल अजीजिया। अधिकतम तापमान नोट किया गया था यहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस। विश्व का सर्वाधिक ठंडा प्रदेश कौन सा है? अंटार्कटिका का वोस्तास्क। यहाँ न्यूनतम तापमान था -87.5 डिग्री सेल्सियस। विश्व में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान कहाँ पाया जाता है? इथियोपिया के डलोल स्थान पर 35 डिग्री सेल्सियस। संसार का न्यूनतम वार्षिक औसत तापमान कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका के पोल ऑफ कोल्ड में -58 डिग्री सेल्सियस। धरातल पर तापमान के वितरण में सर्वाधिक प्रभाव किस कारक का पड़ता है? अक्षांश का। स्थल और जल में किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है? जल की 2.5 गुना अधिक। जल और स्थल में ऊष्मा का स्थानांतरण किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है? ये होता है क्रम से संवहन अथवा विक्षोभ और चालन द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? लंबी तरंगदैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से। सागर तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समजलवायु। वाष्पन के गुप्त ताप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? महासागर। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1। भूमध्य रेखा पर दोपहर के सूर्य की ऊंचाई कितने से कम नहीं होती? ये नहीं होती है 66.5 डिग्री से। तापमान की प्रतिलोमनता से क्या तात्पर्य है? ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। भूमध्य रेखीय प्रदेश में वार्षिक तापमान दर कितने से अधिक नहीं होता? 2 डिग्री सेल्सियस से। शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर प्रति किलोमीटर कितनी होती है? 10 डिग्री सेल्सियस। तापमान का एडियाबैटिक परिवर्तन किस कारण से होता है? वायुपुंज का प्रसरण या संकुचन। पवन की उत्पत्ति का क्या कारण है? वायु दाब में अंतर। अत्यधिक संवेदनशील वायु दाबमापी को क्या कहते हैं? माइक्रोबैरोवेरियोग्राफ। पवन वेग किस यंत्र से नापा जाता है? कप एनीमोमीटर से। वायु दाब का सतत अभिलेखन किस यंत्र से होता है? बैरोग्राफ से। केंद्र पर उच्च दाब वाली वायुदाब प्रणाली को क्या कहते हैं? प्रतिचक्रवात। पृथ्वी का शीत ध्रुव कौन सा है? बर्खोयांस्क। जल एवं थल के मिलन क्षेत्रों में समताप रेखाओं की दिशा कौन सी होती है? उत्तर से दक्षिण। सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है, बर्खोयांस्क में। विश्व में सर्वाधिक तापांतर का क्या कारण है? महाद्वीपीयता। संसार में सबसे कम तापांतर किन क्षेत्रों के बीच किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में, जो 3 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप प्रवणता किसे कहते हैं? अक्षांशों के मध्य तापमान घटने की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। उच्च तथा निम्न अक्षांशों में से कहाँ पर ताप प्रवणता अधिक पाई जाती है? उच्च अक्षांशों पर। तापमान के क्षैतिज विवरण का प्रदर्शन तथा अध्ययन कैसे किया जाता है? समताप रेखाओं द्वारा। समताप रेखाओं का पास पास होना तथा दूर दूर होना किस प्रकार के ताप प्रवणता घोतक है? क्रमशः तीव्र एवं क्षीण ताप प्रवणता का। पृथ्वी पर कहाँ शीत ऋतु नहीं पाया जाता है? भूमध्य रेखा के आसपास। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में महासागरों पर किस प्रकार की तापीय विसंगति पाई जाती है? धनात्मक विसंगति। पवन प्रवाह का नियंत्रण तथा दिशा निर्धारण किसके द्वारा होता है? पवन का प्रवाह वायुदाब प्रवणता तथा विक्षेप बल से नियंत्रित होता है और यह सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। इसके अतिरिक्त हवाएं समदाब रेखाओं के साथ न्यूनकोण बनाती हुई चलती हैं। मौसम के सभी तत्व जैसे मेघ, वर्षा, आंधी, तूफान तथा पवन आदि किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? वायुदाब के। वायुदाब प्रवणता क्या है? समान ऊंचाई पर स्थित दो स्थानों के बीच वायुदाब के परिवर्तन की दर को वायुदाब प्रवणता कहते हैं। वायु के क्षैतिज गति का मूल कारण क्या है? वायुदाब प्रवणता। विक्षेप बल क्या है? पृथ्वी के अक्षीय गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल या कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं प्रवणता की दिशा की दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें किन प्रभावों का संयुक्त परिणाम है? दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल एवं कोरियोलिस बल का। विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों नहीं बनते? ये नहीं बनते। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं, अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। भूविक्षेपी पवन के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए जरा। यह है पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस
बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। ये पवनें भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती हैं। फेरल से पवन दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किस आधार पर किया था? विक्षेप बल या कॉरियोलिस बल के आधार पर। दोनों गोलार्धों में नियतवाही पवनों की कुल कितनी पेटियां पाई जाती हैं? 6 पेटियां। व्यापारिक तथा पछुआ हवाओं के बीच विभाजन का कार्य कौन सा अक्षांश करता है? अश्व अक्षांश या उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां। पूर्वा हवाओं की दिशा कौन सी होती है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी। दक्षिणी गोलार्ध में किन हवाओं को गरजता चालीसा, भयंकर 50 एवं चीखता 60 की उपमा दी गई है? पछुआ पवनों को। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है? पछुआ पवन के ध्रुवीय वाताग्र पर। 24 घंटे के अंदर 2 बार दिशा परिवर्तन करने वाली मानसून हवाओं को कौन सी संज्ञा दी जाती है? स्थलीय तथा सागरीय समीर। सागरीय समीर सर्वाधिक किस समय सक्रिय रहता है? 1 से 2 बजे अपराह्न। कैटाबैटिक पवन किसे कहते हैं? उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही पवनें कहते हैं या कैटाबैटिक पवनें कहते हैं। दक्षिणी दोलन क्या है? पश्चिमी तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में वायुदाब की स्थितियों में बदलाव को ही दक्षिणी दोलन कहा जाता है। मौसम विज्ञान में किन हवाओं की खोज एक नवीन युग के प्रादुर्भाव का द्योतक है? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम की खोज कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक B-29 युद्ध विमानों द्वारा जापान की ओर उड़ान भरते समय क्षोभ मंडल में। जेट धाराओं का सर्वाधिक औसत वेग कहाँ होता है? धरातल पर स्थित उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भार क्षेत्रों के ऊपर होता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी तथा दोनों गोलार्धों के उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों के मध्य चलने वाला त्रिविमीय संचरण कौन सी संज्ञा दी गई है? हैडली कोशिका। मानसून पवनों की उत्पत्ति की सर्वाधिक आदर्श स्थिति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिणी दोलन क्यों और कहाँ उत्पन्न होता है? दक्षिणी दोलन का आविर्भाव उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के सहारे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग अर्थात पूर्वी प्रशांत महासागरीय तथा दक्षिण पूर्व एशिया के पास पश्चिमी प्रशांत महासागरीय जल की सतह पर वायुदाब प्रवणता के कारण होता है। जेट प्रवाह का सूचक चक्र क्या है? जेट स्ट्रीम की स्थिति तथा विस्तार ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर में प्राय परिवर्तन होता रहता है, जिसके अंतर्गत जेट स्ट्रीम का प्रारूप लगभग सीधे पश्चिम एवं पूर्व दिशा में प्रवाह से लेकर विसर्पित मियांडरिंग तक हो जाता है। सीधे प्रवाह मार्ग से लहरनुमा प्रवाह मार्ग के बनने की अवधि को सूचकांक चक्र कहते हैं, जो 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। इसे जेट स्ट्रीम का विकास चक्र भी कहते हैं। रॉसबी तरंग क्या है? लहरनुमा जेट स्ट्रीम को रॉसबी तरंग कहते हैं। फोन हवा का सर्वाधिक प्रभाव किस देश में होता है? स्विट्जरलैंड में। इटली में कौन सी स्थानीय हवा रक्त वृष्टि करती है? सिराको। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? सिमूम। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाली पवन है चिनूक। भारत में पश्चिमी विक्षोभ के लिए कौन सी जेट धारा जिम्मेदार है? उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा। भारत में मानसून प्रस्फोट से किस जेट धारा का अन्योन्याश्रित संबंध है? उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट धारा से। जेट धारा प्रवाह में चक्रवाती तथा प्रतिचक्रवातीय कोशिकाएं जेट विकास चक्र के किस अवस्था में बनती है? निम्न कटिबंधीय सूचक अवस्था में। गिनी के तट पर उमस भरे मौसम से परित्राण देने वाली हवा को क्या संज्ञा दी गई है? डॉक्टर विंड। रोन डेल्टा तथा लॉरेंस की खाड़ी में चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? मिस्ट्रल। विली विली नामक उष्ण कटिबंधीय तीव्र तूफान कहाँ प्रवाहित होती है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट के समीप। जोंडा हवा किस देश में चलती है? अर्जेंटीना में। रॉसबी वेव का निर्माण जेट विकास चक्र के किस अवस्था में प्रारंभ होता है? दूसरी अवस्था में। ब्रिकफिल्डर हवा कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में। बुरान किस प्रकार की हवा है? ठंडी बर्फीली हवा है। महाद्वीपों तथा महासागरों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण कहाँ पाया जाता है? क्रमशः 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में महाद्वीपों पर तथा 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में महासागरों पर। जल चक्र में जल के अवस्था परिवर्तन की कितनी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं? ये हैं वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, संगलन एवं उदरपातन। पाले से फसलों को बचाने का उत्तम उपाय क्या है? सिंचाई करना।
जल चक्र के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम बर्फ को जल में तथा 1 ग्राम जल को वाष्प में परिवर्तन होने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? क्रमशः है 80 एवं 607 कैलोरी। उदर्वपातन क्या है? किसी निश्चित तापमान पर जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैसीय अवस्था में या गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाती है तो उसे उदर्वपातन कहते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता को प्रकट करने का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? सापेक्ष आर्द्रता। हवाई अड्डों पर वायुयान को कोहरे में सुरक्षित उतारने के लिए दृश्यता का मापन किस यंत्र से करते हैं? ट्रांसमिसोमीटर से। किसी भी समय पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग बादलों से घिरा रहता है? 50%। किस प्रकार के बादल चक्रवात के सूचक होते हैं? पक्षाभ तथा पक्षाभ स्त्री मेघ। किस प्रकार के बादल अत्यधिक लंबवत फैले होते हैं? कपासी वर्षा मेघ। किस प्रकार के बादल से प्रभामंडल का निर्माण होता है? पक्षाभ स्तरीय मेघ। किस प्रकार के बादल से विस्तृत क्षेत्रों में लगातार वर्षा होती है? उच्च स्तरीय बादल। स्मेज कैसे बनता है? धुएं तथा धुंध के मिश्रण से बने कोहरे को स्मेज कहते हैं। स्मॉग कैसे निर्मित होता है? औद्योगिक नगरों का प्रदूषित सल्फर युक्त धुआं एवं कोहरे के मिश्रण को स्मॉग की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। कोहरा किस अवस्था का परिचायक होता है? कोलाइडी स्थिरता। इसलिए इसके जलकण जल रूपी बूंदों का निर्माण नहीं कर पाते। किस प्रकार की आर्द्रता पर वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है? सापेक्षिक आर्द्रता। कितने प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती है? 60%। कोहरे की दृश्यता कितनी होती है? लगभग 200 मीटर। संसार के किन खंडों में सर्वाधिक वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय पट्टी, शीतोष्ण प्रदेशों में, पश्चिमी तटीय पर्वतों के ढाल पर तथा मानसून तटीय क्षेत्रों में। संसार के किस क्षेत्र में पूरे वर्ष वर्षा होती है? ये होती है भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में। वर्षण के विविध रूपों में किसकी संरचना प्याज के सदृश संकेंद्री परतों से युक्त होती है? ओला। संसार में ओलावृष्टि के क्षेत्र कौन से हैं? दोनों गोलार्धों में, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। किस प्रक्रिया के कारण हिमपात होता है? संलयन अर्थात छोटी बूंदों का बड़ी बूंदों में विलय। किन क्षेत्रों में ओलावृष्टि का सर्वथा अभाव पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में। महासागरों में भी ओले नहीं गिरते। सहिम वृष्टि क्या है? ऐसी वृष्टि में जल की बूंदें तथा हिम एक साथ पाए जाते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में होती है। फुहार किस प्रकार के मेघों से होती है? निम्न स्तरीय मेघों से। वर्षा के बूंदों का आकार कितना होता है? 0.2 से 7 मिलीमीटर अर्थात 200 से 700 माइक्रोन। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में शीतकाल में अधिकांश वृष्टि किस प्रकार की होती है? चक्रवाती वृष्टि। मानसूनी वर्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मात्रा एवं समय की अनिश्चितता। सर्वप्रथम कृत्रिम वर्षा कराने का श्रेय किसे प्राप्त है? विंसेंट जे शेफर एवं इविंग लैंगम्यूर को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग द्वारा 1946 में, ये यूएसए में। सिल्वर आयोडाइड के प्रयोग से कृत्रिम वर्षा सर्वप्रथम किसने कराया था? बी वॉनगुट, यूएसए के। सैद्धांतिक रूप से कृत्रिम वर्षा कराने की अपार संभावनाएं किसमें विद्यमान है? विद्युत तरंगों तथा प्रगाती तरंगों में। मानचित्र पर वर्षा का वितरण किससे दर्शाया जाता है? आइसोहाइड से। उच्च तापमान तथा आर्द्रता के कारण किन क्षेत्रों में अपराह्न 2 से 3 बजे मूसलाधार वर्षा होती है और साढ़े 4 बजे आसमान साफ हो जाता है? विषुवत रेखीय अथवा शांत पेटी में। विषुवत रेखीय अथवा शांत पेटी में। संसार की सर्वाधिक वर्षा किस रूप में प्राप्त होती है? पर्वतीय वर्षा। क्या कारण है कि पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर में 600 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, किंतु वहीं लगभग 53 किलोमीटर दूर पुणे में मात्र 70 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है? यह है महाबलेश्वर पवनाभिमुखी ढाल पर तथा पुणे पवनविमुखी ढाल पर स्थित है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा। विषुवत रेखीय क्षेत्र के वायुमंडल में संघनन के बाद किस प्रकार के मेघ का निर्माण होता है? कपासी वर्षा। वृष्टि छाया प्रदेशों के ऊपर कौन से बादल पाए जाते हैं? स्तरीय बादल। समस्त ग्लोब पर औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? 97 सेंटीमीटर अर्थात 39 इंच। तड़ित झंझाओं की ऊंचाई कितनी होती है? 4 से 20 किलोमीटर।
तड़ित झंझावात के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? वायुमंडलीय अस्थायित्व। तड़ित झंझावात में हवाओं की गति कैसी होती है? नीचे से ऊपर। तड़ित झंझावात की उत्पत्ति का आदर्श क्षेत्र कौन सा होता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश। ये रिवीजन वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।